वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो हम जीआईओसी पढ़ रहे थे। जीआईओसी में हमने बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन वगैरह ये सब चीज़ें देख ली थी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देख लिए थे, वीएसीपीआर थ्योरी देख ली थी। ये सब हम अब तक पढ़ चुके हैं। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले तो व्यूवर्स जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। एक्साइटेशन एनर्जी। और ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कैसा लग रहा है आपको क्लास। ये सब चीज़ें आप ज़रूर डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में। तो अब क्लास पे आते हैं। एक होती है एक्साइटेशन एनर्जी होती है, एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी होती है और एक होती है सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी किसे कहते हैं? ये पहले आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे आईपी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, हम इनऑर्गेनिक में अलग अलग जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उनका सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई ग्राउंड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है ना, अगर इन्फिनिटी तक है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब कंप्लीट रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और वो होता है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होता है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे रिमूव कर लेंगे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, लेकिन एक कंडीशन है, इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब है ना आइसोलेटेड जो गैसियस एटम होता है उसके वैलेंस सेल से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक, है ना, निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना उसे क्या बोलते हैं? हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। एक होता है एक्साइटेशन एनर्जी। नाम से पता चल रहा है एक्साइटेशन हो रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी न किसी अपर जो एनर्जी लेवल से उसमें इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना, राइट। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब किसी भी, जैसे है ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस एक्साइटेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी, तो उसको क्या बोल देंगे? हम एक्साइटेशन एनर्जी बोल देंगे। तीसरी है कि अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे कंप्लीट रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से इन्फाइनिटी तक डायरेक्ट जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में, आयनाइजेशन एनर्जी में, और जो एक्साइटेशन और सेपरेशन दोनों मिलके जॉइंटली क्या कहलाते हैं? वो जॉइंटली है ना आयनाइजेशन का ही काम करते हैं। ग्राउंड स्टेट से पहले किसी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी, फिर उस एक्साइटेशन स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब रिमूव होता है, तो उसे हम बोल देंगे सेपरेशन एनर्जी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं सेपरेशन एनर्जी का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी, राइट। नाम से पता चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन कब होता है? अगर कोई एटम अगर आयनाइजेशन हो रहा है, एलिमेंट अगर कोई आयनाइजेशन हो रहा है, तो उसके आयनाइजेशन करने पे क्या होगा? चार्ज आएगा। आयन कब बनेगा? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी बनेगा ना। तो वो हो गई कंप्लीट रिमूवल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
एक्साइटेशन से नाम से पता चल रहा है कि है ना इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी और हायर जो एनर्जी लेवल्स है उनमें है ना एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे हम सेपरेशन एनर्जी। तो ये 3 टाइप की एनर्जी है। अब है ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, और इन्फिनिटी पे वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 होती है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होती एनर्जी। अभी आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होगा ई इन्फिनिटी, हाईएस्ट लेवल कौन सा है ये, है ना ई इन्फिनिटी है, और है ना लोवेस्ट जो ग्राउंड स्टेट लेवल क्या है वो है E1 है। तो आयनाइजेशन क्या एनर्जी क्या हो जाएगी, है ना ई इन्फिनिटी माइनस E1 हो जाएगी। तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। एक्साइटेशन एनर्जी, अब एक्साइटेशन एनर्जी अगर E1 से अगर E2 में जा रहा है एनर्जी लेवल में तो वो कैसी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। अगर एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड है तो सेकंड का मतलब हो रहा है ग्राउंड स्टेट से ना तीसरे लेवल में जा रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। अगर थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है फोर्थ लेवल में जा रहा है, ठीक है, तो E4 माइनस E1 इज इक्वल टू थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। इस प्रकार एक्साइटेशन एनर्जी का जनरल फॉर्मूला दिया जाए तो यहाँ पे देखो ये n अगर ये है तो ये n+1 है, एक ज़्यादा है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है। तो जनरल फॉर्मूला हो गया एक्साइटेशन एनर्जी nth इज इक्वल टू En+1 लेवल की एनर्जी माइनस E1 लेवल की एनर्जी, ठीक है, ये हो गया एक्साइटेशन एनर्जी का जनरल फॉर्मूला। अगर हम है ना सेपरेशन एनर्जी की बात करें, सेपरेशन एनर्जी का हाईएस्ट लेवल तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और अगर किसी ना किसी अगर मान लो कि है ना E1 तो ग्राउंड लेवल है, अगर E2 से हमारी अगर इलेक्ट्रॉन है ना E इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, तो ये कैसी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, कैसी सेपरेशन एनर्जी होगी, है ना, कैसे सेपरेशन एनर्जी होगी, सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट होगी। तो देखिए सेपरेशन एनर्जी nth है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 आएगा यहाँ पे तो E इन्फिनिटी माइनस 1, 1+1, n क्या लिखा हमने, n इज इक्वल टू अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया E इन्फिनिटी माइनस E2, है ना, ठीक है। अगर सेपरेशन एनर्जी सेकंड की बात कर रहा है तो सेकंड का मतलब हो गया थर्ड लेवल से, है ना, E3 से अगर कोई इलेक्ट्रॉन E इन्फिनिटी तक जा रहा है ना तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड सेपरेशन एनर्जी, है ना। थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एक्साइटेशन E4 में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, E4 में इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे जा रहा है, E इन्फिनिटी में जा रहा है, तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, E इन्फिनिटी माइनस E4। अब एक फॉर्मूला और है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, है ना, nth लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी, जैसे कि है ना फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, E1 की बात कर रहे हैं हम, है ना, E फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और है ना फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, है ना, अगर हम देखें तो इनका अगर फॉर्मूला निकालेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब हो गया E2 माइनस E1, ठीक है, फिर प्लस सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब हो गया E इन्फिनिटी माइनस E1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि E इन्फिनिटी माइनस E2, क्योंकि E2 से फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो गया पहले इलेक्ट्रॉन E2 लेवल तक एक्साइट हुआ, E2 एक्साइटेड लेवल से वो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ठीक है। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो E2 इधर माइनस का है इधर प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या निकल के आया, E इन्फिनिटी माइनस E1 निकल के आया। E इन्फिनिटी माइनस E1 को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा जो nth है ना एक्साइटेशन एनर्जी और nth है ना सेपरेशन एनर्जी का टोटल हमेशा क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम से देख लेते हैं, ये डिस्कस नहीं किया था पहले, ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कोई सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है ना सिस्टम है, और जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम +2 है, बेरिलियम +3 है, तो इसमें ये इसका ये ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो है ना जो फर्स्ट और सेकंड जो लेवल के बीच में एनर्जी गैप है डेल्टा E1 वो सबसे ज़्यादा है, फिर फर्दर है ना अबव जाते जाते ये जो है ना सक्सेसिव जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप डिक्रीज होता जाता है, जो यहाँ पे इससे बता रखा है कि डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन
देन डेल्टा E2, डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E3। E3 का मतलब क्या हो गया, E3 लेवल एंड E4 लेवल के बीच में एनर्जी गैप हो गया एंड इज ग्रेटर देन द डेल्टा E5। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं उन सक्सेसिव जो लेवल्स रहते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है। ये तो इतना सही बता रखा है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ना, इससे है ना इस ग्राउंड लेवल से अगर ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, मतलब बिल्कुल रिमूव हो जाता है। ई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की है ना इन्फिनिटी पे एनर्जी होती है 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन्फिनिटी तक चला जाता है वो क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और इसके लिए स्पेशल कंडीशन है आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब गैसियस कंडीशन में हम ये एनर्जी निकालते हैं, एटम आइसोलेटेड होता है और गैसियस कंडीशन में होता है, राइट। अब हम इधर आते हैं, ये डायग्राम देखते हैं, है ना। ये अगर लेवल देखा जाए, n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल हो जाएगा, ये सेकंड n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेशन लेवल, ये थर्ड एक्साइटेशन लेवल, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ही हो जाएगी, ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट रहेगी। अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 से 2 तक जाता है तो ये कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी। अगर n इज इक्वल टू 1 से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में जाता है तो कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी होगी। अगर n इज इक्वल टू 1 से फोर्थ लेवल में जाता है तो कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी होगी। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल तक जाता है तो कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी होगी। इस प्रकार से हम एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हमें देखनी है, एक होती है हमने सेपरेशन एनर्जी भी देखी थी, है ना। अगर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कौन सी है, n इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है। अगर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है, इन्फिनिटी तक रिमूव कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। अगर n इज इक्वल टू 3 से अगर हम इलेक्ट्रॉन को है ना इन्फिनिटी तक कर पहुंचा देते हैं, मतलब बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, तो वो सेकंड सेपरेशन एनर्जी होगी। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 से अगर हम इलेक्ट्रॉन को अगर इन्फिनिटी तक पहुंचा देते हैं तो वो कहलाएगी थर्ड सेपरेशन एनर्जी कहलाएगी। और अगर है ना n इज इक्वल टू 5 से अगर हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाते हैं तो वो जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, फोर्थ सेपरेशन एनर्जी होगी। होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल है, क्या एक्साइटेशन एनर्जी है और क्या सेपरेशन एनर्जी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये इनके जनरल फॉर्मूलाज देख लिए थे। एक आपने ये चीज़ भी देख ली कि जो है ना nth एक्साइटेशन एनर्जी और nth सेपरेशन एनर्जी का टोटल क्या होगा, वो होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब है आयनाइजेशन एनर्जी इज मेड अप ऑफ nth एक्साइटेशन एनर्जी एंड nth सेपरेशन एनर्जी, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू nth एक्साइटेशन एनर्जी और nth है ना सेपरेशन एनर्जी। तो अगर हमने वो ऊपर जैसे किया था, आयनाइजेशन एनर्जी का इज इक्वल टू एक्स nth एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, En+1 माइनस E1, है ना, ठीक है। और nth है ना सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई इन्फिनिटी माइनस En+1। तो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या निकल के आया, ई इन्फिनिटी माइनस E1। E1 से अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी लेवल तक पहुंचा दिया जाता है तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब है एक बोर एटॉमिक मॉडल आता है। तो बोर एटॉमिक मॉडल, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज है इलेक्ट्रॉन की, अब इनका एप्लीकेशन हम करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल से, है ना। जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है उसका एनर्जी कितना है ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम ये सेपरेशन एनर्जी इनको आपस में कोरिलेट करके कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, किस पे एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे एप्लीकेबल होता है बोर मॉडल। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होना चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 में एक इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम +3 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। किसके एप्लीकेबल होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये एप्लीकेबल होता है। अब है एनर्जी En इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस हमें एनर्जी लेवल अगर पूछा जाए, nth एनर्जी कोई भी लेवल है, जो इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स है तो उसका एनर्जी पूछा जाए तो वो कितना होता है, तो -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। Z क्या है, यहाँ एटॉमिक नंबर है और n क्या है ना कौन सा एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका सिंपल सा मतलब है Z1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है।
जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉनिक लेवल, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के। तो अगर माइनस का साइन है ना यहाँ पे, ये देखिए माइनस का साइन है, तो इसका मतलब हो गया, अगर माइनस का साइन है तो इसका मतलब हो गया रिवर्स, है ना। तो एनर्जी है ना एन स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको पॉजिटिव में करना हो तो 13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना। ठीक है, अगर इन टर्म्स को अगर रिवर्स करना हो तो क्या है, एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, और एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के। अब जेड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 का मतलब हो गया, जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके लिए जेड 2 है, इसके लिए जेड 3 है, और बेरिलियम के जेड इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं, तो जेड इज इक्वल टू 1 है। तो जो nth एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन के लिए, कोई सा भी एनर्जी लेवल, जेड की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो क्या होगा -13.6 इंटू जेड की जगह 1 रख दिया अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो किसी भी लेवल की जो हाइड्रोजन है उसके किसी भी लेवल की एनर्जी क्या होगी, ई एन एच, है ना, किसी कोई सा भी लेवल हो, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया उसी से। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 1 अगर रख देते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो E1H है ना, हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट है, उसके लिए एनर्जी क्या होगी, अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी -13.6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये है ना ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी लेवल है उसके लिए एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल बिल्कुल वही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इसकी जगह हम है ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम E1H लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी हो गई। तो इसी प्रकार ENH निकालना हो हमें तो E1H अपॉन एन स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे है ना E1H निकाल, अगर किसी भी लेवल की हमें एनर्जी दे रखी हो, है ना, हाइड्रोजन एटम की किसी भी, जैसे कि थर्ड लेवल की एनर्जी दे रखी हो, तो फिर उससे हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, ENH मल्टीप्लाइड बाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई E1H इज इक्वल टू क्या होगा, ENH मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और एन स्क्वायर अगर एन निकालना है कि कौन से लेवल की ये एनर्जी दे रखी है तो क्या हो जाएगा, E1H अपॉन ENH, है ना, ये आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कौन सा एनर्जी लेवल है, तो ENH का रूट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये है हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात कर रहे हैं ओनली। तो इस प्रकार से है ना n की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, E1H में जो nth एनर्जी लेवल का भाग देके उनका रूट निकाल लेंगे ना, तो हमें कौन सा एनर्जी लेवल है उसके बारे में n की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब है फॉर हीलियम, लिथियम +2, बेरिलियम +3, ये आयन है, इनमें ना सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम है, तो अगर इनके लिए ENZ हम क्योंकि जेड सबके लिए अलग अलग है, तो अगर इनके लिए रखेंगे तो क्या आएगा एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो E1Z क्या आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। ठीक है, अब हमें पता है E1Z इज इक्वल टू -13.6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1H लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था E1H इज इक्वल टू जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, तो इसकी जगह हमने E1H इंटू जेड लिख दिया, तो ये क्या आया, E1H इंटू जेड स्क्वायर आ गया। अब E1H क्या आ जाएगा ना, तो वो क्या आ जाएगा, E1Z अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमें इससे जेड स्क्वायर निकालना हो कि कौन से एटम की ये है, तो E1H में E1Z का डिवाइड कर देंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड बाई कौन सा एटम है, जेड निकाल लेंगे तो जेड से हमें पता चल जाएगा कौन सा एटम है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ENZ है, ENZ, अब ये वाला जो पूरा आया ना, ये E1Z है, ठीक है,
ये हमने देखा कि ये क्या है, ये पूरा किसके इक्वल है, ये E1 जेड के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया E1 जेड, ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर। तो E1 जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EN जेड इंटू एन स्क्वायर हो गया। तो एन की अगर वैल्यू निकालनी हो तो E1 जेड अपॉन EN जेड का रूट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, अगर आपको इनको कॉपी में लेके लिखोगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये इंटर कोरिलेट कर रहे हैं। एक बार फिर से अगर एक्सप्लेन करें, जैसे है ना हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आया, E1H है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए क्या आया, एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया। क्या फॉर्मूला था हमारा एनर्जी का, EN जेड इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमारे पास फॉर्मूला था, राइट। अगर हमें ना जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया, जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम हो गया, और एन इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया एच एटम का ग्राउंड स्टेट। हम किससे कंसिडर कर रहे हैं, एच एटम का ग्राउंड स्टेट से। तो ये हमारे पास एनर्जी निकल के आया। अगर हम हाइड्रोजन एटम के ही किसी nth एनर्जी लेवल के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे E1H के बराबर है, तो इसे हम लिख दिया E1H अपॉन एन स्क्वायर लिख दिया। अब हमें पता है एन स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो ये क्या होगा, E1H अपॉन ENH, है ना, ये आ रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा फाइनली, है ना, एन आएगा उसके फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी और उसके जो nth एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी का रूट, है ना। ये इसका आ गया हमारे पास एन निकालने का फॉर्मूला आ गया। ये तो किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए था। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी किसके पास जाती है, दूसरी कंडीशन जाती है हमारे पास जेड इज इक्वल टू, अगर कुछ भी हो, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है लेकिन जेड इज इक्वल टू अदर देन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर है ना, अगर अदर एटम्स की बात करी जाती है, अगर अदर एटम्स की बात करी जाती है तो हमारे पास हमें पता है E1 जेड, है ना, कोई भी अदर एटम हो तो उसके लिए क्या रहेगा, हमने n इज इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर आ गया, n इज इक्वल टू तो 1 आ ही गया। तो ये पता है, ये हमें क्या है, ये है E1H है, ये वी नो दैट, है ना, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 जेड हो गया। अब जेड स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, E1 जेड अपॉन E1H, है ना, जो भी हमारे पास एटम है उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, वो आ जाएगी जेड स्क्वायर के बराबर। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हमें एटम दिया है उसके, है ना, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बटा हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का रूट आ जाएगा हमारे पास जेड। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, हमने देखा E N जेड, ठीक है, E N जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये चीज हुई। ये फॉर्मूला है ही, एक बार दोबारा लिख देते हैं। क्या है फॉर्मूला, -13.6 E N जेड, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा E1 जेड क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं E1 जेड, इसकी जगह हम लिख सकते हैं E1 जेड, जो भी है उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। तो E1 जेड अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू E N जेड, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E1 जेड अपॉन E N जेड का रूट, ये आ जाएगा। इससे हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें अब तक हमने स्टडी करी है, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है,
फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जो सेकंड सेपरेशन एनर्जी है वो कितनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन उसके लिए थर्ड सेपरेशन एनर्जी निकालनी है, E4 माइनस E3 निकालना है और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है। 3 पैरामीटर्स निकालने हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। तो सबसे पहले तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब होता है E इनफाइनाइट माइनस E3, ठीक है। तो मतलब E3 लेवल से इलेक्ट्रॉन को E इनफाइनाइट तक भेजा है। ये कितना है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E इनफाइनाइट हमें पता है कि कितना होता है, 0 होता है, माइनस E3। तो E3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास निकल के आया, माइनस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर एटम जो चलता है हमेशा, है ना। यहाँ पे यूनिट लिखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब हमें निकालना है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, थर्ड सेपरेशन एनर्जी एंड फोर्थ थर्ड सेपरेशन एनर्जी निकालनी है। ये तो हमारे पास हो गई E3 निकल के आ गई, ठीक है, ये E3 आ गई हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हमने देखना है E4 निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास होता है E1H इज इक्वल टू क्या होता है, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू तो 1 है अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर E4H अगर हम निकालते हैं इससे तो क्या आएगा, -13.6 अपॉन 16 आएगा। उससे पहले हमें जो E1H निकालनी होगी, है ना। तो E1H इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो E1H भी निकालनी होगी ना हमें। तो ये तो आ गया E4H आ जाएगा, ठीक है, 13.6। लेकिन सबसे पहले तो हमें E1H निकालनी होगी कि वो कितनी आएगी, फिर उसकी जगह हम इसे, ये होगी E1H अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे 13.6 नहीं लेंगे, जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो E1H निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, E3H का फॉर्मूला हमारे पास, E3 निकल के आ गई। E3H का फॉर्मूला आता है E1H अपॉन 9, ठीक है, n स्क्वायर। क्या आता है, E1H अपॉन n स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है। और E1H क्या है, E1H हमें कैलकुलेट करनी है बटा 9। तो E1H क्या निकल के आई है हमारे पास, 9x आई माइनस का। यहाँ से क्या कैलकुलेट, E1 क्या निकल के आई, E1H आई माइनस का 9x, ठीक है, ये निकल के आई। अब हमारे को E4H निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, E4H निकालनी है ना। तो E4H क्या होगी, E1H डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। तो E1H कितना है, 9 माइनस का 9x है बटा 16। तो ये आ गई हमारे पास E4H आ गई। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो गया E इनफाइनाइट माइनस E4 इज इक्वल टू हो गया सेपरेशन एनर्जी थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, 0 होता है, माइनस E4 हो गया। तो जो थर्ड सेपरेशन एनर्जी हो गई वो हो गई -9x, इसमें भी माइनस है, 9x बटा 16। तो ये क्या हो गई, 9x बटा जो 16 हो गई वो क्या हो गई, क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया, थर्ड सेपरेशन एनर्जी हो गई। अब हमारे पास E3 भी निकला हुआ है और E4 भी निकला हुआ है। तो E4 माइनस अगर E3 करे तो वो क्या आ जाएगा, 9x बटा 16 माइनस का, है ना, और माइनस माइनस 9x, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 16 9x, ये प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9x मल्टीप्लाइड बाई 16। इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, E4 माइनस E3 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करी हुई है। देखो ये है E1H क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 9x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम निकल के आ रहा है। सेपरेशन एनर्जी थर्ड क्या निकल के आ रही है, E इनफाइनाइट माइनस E4H क्या आ गया हमारे पास, 9x बटा 16 आ गया, माइनस का 9x बटा 16। तो सेपरेशन एनर्जी थर्ड क्या आ गई, माइनस का 9x बटा 16 आ गया, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी अगर सेकंड की, अगर ना E4 माइनस E3 की बात करें तो E1 अपॉन 16 माइनस E1 अपॉन 9, ठीक है। अब हमें पता है, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे वही कि 16x हमारे पास क्या आ रहा है, 9x बटा 16 माइनस, है ना,
-9x, सॉरी थर्ड की एनर्जी पूछ रहा है ना, तो थर्ड की एनर्जी तो कितनी है, x ही तो है, E4 - E3 पूछ रहा है, ठीक है। वहां पे ऊपर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। E3 तो क्या है हमारे पास, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही तो है। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 16 LCM आएगा, माइनस का 9x प्लस 16x है ना, तो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, प्लस का 7x/16 ये आ जाएगा, E4 - E3 आ जाएगा। अब सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया E3 - E1। E1 क्या है, माइनस का 9x है, और E3 क्या है, E3 है, E3 का माइनस का x है, माइनस का 9x है ना, ठीक है। तो ये अगर इनका कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का x प्लस 8x, ये माइनस का चल रहा था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 9x है ना, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का ये 8x आ जाएगा, ठीक है। तो ये है ना एक्साइटेशन एनर्जी जो सेकंड है वो आ जाएगी 8x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगी। तो होप सो अब समझ में आया होगा कि अब तक जो हमने पढ़ा कि क्या सेपरेशन एनर्जी, क्या आयनाइजेशन एनर्जी, क्या एक्साइटेशन एनर्जी, इन तीनों को मिक्स करके किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि सेकंड सेपरेशन एनर्जी क्या है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, E इनफाइनाइट माइनस E3 इज इक्वल टू x। तो E3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -x हो गया। ये सबसे पहले तो माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, E3 अगर हमारे पास ये आ गया तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी, वो तो वही क्वेश्चन हो गया शायद। ओके, ये पूछ रहा है यहाँ पे हीलियम आयन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किसके लिए दे हमें हाइड्रोजन के लिए रहा है, और ये सारी चीजें पूछ किसके लिए रहा है, हीलियम के लिए रहा है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आया, सबसे पहले तो हमारे पास आया E3H आया, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया। ये किसके लिए आया, हाइड्रोजन के लिए आया। तो हाइड्रोजन का E1H क्या होएगा, ये क्या होएगा, थोड़ा सा टेक्निकल एरर। तो हाइड्रोजन के लिए जो E1H वो क्या होएगा, E3H क्या होता है, E3H इज इक्वल टू E1H बटा 9, ठीक है। तो E1H क्या होएगा, E3H मल्टीप्लाइड बाई 9, E3H मल्टीप्लाइड बाई 9 होएगा। तो E1H क्या हो गया, -9x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं वो E1H हो गया है ना। अब हम निकालते हैं E1, हीलियम के लिए निकालना है ना, E1 हीलियम के लिए है ना, हीलियम प्लस आयन के लिए है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, -13.6 इंटू Z², ठीक है, यही हुआ E1H। अब हमें पता है कि ये क्या होता है, E1H होता है जनरली, है ना। तो E1H इंटू Z², वो क्या हो जाएगा, E1 हीलियम प्लस आयन के लिए फर्स्ट जो एनर्जी लेवल रहेगा उसकी एनर्जी। E1H हमने कैलकुलेट कर ली -9x, और यहाँ पे Z इज इक्वल टू 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। तो E1 जो हीलियम +1 के लिए जो एनर्जी आई वो आई -36 आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये इसकी यूनिट चल ही रही है, ठीक है। हमने फर्स्ट एनर्जी लेवल की है ना, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल ली हीलियम प्लस के लिए, है ना। अब हमें क्या क्या पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है थर्ड सेपरेशन एनर्जी E4 - E3 और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो गया, जब थर्ड सेपरेशन एनर्जी दिखे ना तो इसका मतलब तुरंत क्लिक करना चाहिए इनफाइनाइट -E4। तो यहाँ पे है ना, ये तो 0 होता है, -E4, तो हमें E4 एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालनी है। तो अगर E1 से हमें अगर E4 की एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, E4 हीलियम प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इतना क्या है, ये जो है ये क्या है, ये है E1 He प्लस, ठीक है।
अपॉन एन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो E1 H मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये है E1 HE प्लस है डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा E4 हो जाएगा। तो E4 हीलियम प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 36x अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 नाम 36 और 4 चौक 16 माइनस का 9x 9/4x आएगा। तो जो इस सेपरेशन एनर्जी थर्ड क्या हो जाएगी माइनस का E4 है ना। तो माइनस इसमें पहले से माइनस चल रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 9/4x आ जाएगा। ये हो जाएगी थर्ड सेपरेशन एनर्जी फॉर द हीलियम प्लस आयन, ठीक है। एक पूछ रहा E3 एनर्जी लेवल क्या होगी, है ना, हीलियम की। तो E1 He प्लस एनर्जी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन क्या है 3 है तो कितना 36x/9 है ना, माइनस का 36x/9 3 का स्क्वायर, तो 9 चौक 36 इज इक्वल टू माइनस का 4x। अब है E4 माइनस E3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 9/4x माइनस का एंड माइनस का 4x, माइनस हो ही रहा है बीच में, ये माइनस का 4x है ना। तो ये क्या निकल के आया 9/4x प्लस 4x है ना। एलसीएम क्या लिया 4 लिया तो माइनस का 9x और मल्टीप्लाई हुआ तो 16x है ना। इसे कैलकुलेट किया तो 7/4x आ गया, ठीक है। ये आ गया E4 माइनस E3 आ गया। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि है ना E3 माइनस E1, ठीक है। E1 हमने कैलकुलेट किया था माइनस का 36x है ना, ठीक है, माइनस, और E3 हमने क्या कैलकुलेट किया था 4x है ना, माइनस का। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 4x प्लस 36x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32x। ये आ जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड। एक बार देख लेते हैं इसका। जैसे हमने कैलकुलेट किया था, सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो सेपरेशन एनर्जी दी है उससे E3 कैलकुलेट किया हाइड्रोजन एटम का, फिर हाइड्रोजन एटम के E3 से हमने कैलकुलेट किया जो हीलियम एटम है उसका ग्राउंड लेवल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया सेपरेशन एनर्जी फोर्थ कैलकुलेट किया जो कि ये आया। इसे अगर 9/4 आ रहा है क्योंकि 4 नाम 36 और 4 चौक 16, तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने लिख दिया। E4 माइनस E3 को कैलकुलेट किया तो उसको भी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी आ रही है 32x आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये वाले इस टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम है ना डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स है उनके एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी या फिर उनकी ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे है ना ये E4 माइनस E3 दे रखा है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, और हमें ये कैलकुलेट करना है हीलियम आयन के लिए कैलकुलेट करना है ना। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी E3 माइनस E2। अब है ना E4 माइनस E3 अगर हम देखते हैं वो कितना है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अब E4 का मतलब हो गया E1H अपॉन हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है ना E1H अपॉन 16, E1H अपॉन 16 माइनस E1H अपॉन 9 है ना। E3 का मतलब ये हो गया इज इक्वल टू x है। अगर इनका एलसीएम लेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो क्या हो जाएगा 9 E1H माइनस 16 E1H इज इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन 16 इंटू 9 E1H इज इक्वल टू x है ना। तो E1H क्या निकल के आएगा, E1H निकल के आएगा 9/7 माइनस का 9 इंटू 16/7x। ये क्या निकल के आएगा, ये E1H निकल के आएगा। देखिए ये E1H आ गया। फिर इस E1H से हम है ना
हीलियम जो आयन है उसका E1H निकाल लेंगे, तो E1 हीलियम का निकालने के लिए, हीलियम आयन का निकालने के लिए E1H इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड करेंगे, जेड कितना है हीलियम के लिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। E1 जो हीलियम आयन है उसके फर्स्ट एनर्जी लेवल का जो एनर्जी रहेगा वो आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल का आ गया। अब सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब हो गया E इनफाइनाइट माइनस E2, ठीक है। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो गया E इनफाइनाइट माइनस E2 हो गया। तो E इनफाइनाइट तो 0 होती है, माइनस E2 हीलियम आयन की सेकंड एनर्जी लेवल की, हीलियम आयन के सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी। अब सेकंड लेवल की एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसकी फर्स्ट लेवल की एनर्जी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एन कितना है 2 है, तो डिवाइडेड माइनस का 576 अपॉन 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हीलियम जो आयन है उसके सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगी। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 144 अपॉन 7, है ना, 7 से अगर वो 4 से अगर है ना कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अगर है ना फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया E2 माइनस E1, हमारे पास E1 भी है E2 भी है ना, तो अगर पहले ही हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख ले E2 क्या होता है, E2 क्या होएगा E1 अपॉन एन स्क्वायर होएगा, तो E1 बाई 4 क्या हो गया E2 हो गया, ठीक है। तो E1 बाई 4 माइनस E1 करेंगे तो ये आ गया 4, 4 एलसीएम आ गया, E1 माइनस 4 E1 आ गया, है ना। तो ये आएगा फाइनली जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आएगा 3/4 ऑफ E1। E1 की वैल्यू रख देंगे, ये इसलिए किया है ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैलकुलेशन इजी कर सके। तो E1 की वैल्यू थी माइनस का 576/4 एक्स थी, है ना, तो इसे 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो आ गया ना फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये 108 एक्स आ गई, ठीक है। इसी प्रकार अगर E3 माइनस E2 करना है तो E3 क्या होता है E1/9, E1 अपॉन एन स्क्वायर होता है ना, तो E1/9 माइनस E2 क्या होता है E1 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब E1 अपॉन 4 हो गया। इसे है ना कैलकुलेट करेंगे तो E2 माइनस E3 माइनस E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/36 E1, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे E1 की वैल्यू रखेंगे माइनस का 576/7, सॉरी 4 है ना, 576/4 है। E1 की वैल्यू क्या है 576 अपॉन 7 है, ठीक है। 576/7 है, तो यहाँ पे भी शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 7 आएगा और 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे 576 को, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक बच गया, तो फिर 4 चौक 16, तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 3 को अगर देखेंगे तो ये क्या आएगा 144 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। तो अगर इससे 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 1 3 1 3, अच्छा 432 है ना, 432/7। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 7×42, 2 1 और 2 7 एकम 7, तो समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। तो ये कुछ इसका आंसर आएगा। अगर E3 माइनस E2 की बात करते हैं तो क्या आएगा 5/36 इंटू E1 आ गया, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला। तो माइनस का 576/7 E1 की वैल्यू रखी, और यहाँ पे ये 36 है ना, इसे कैंसिल आउट किया है ना, 36 से ही किया तो 16 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, और ये 16×5 80, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा 7 हो गया, तो 80/7 हो गया, E3 माइनस E2 हो गया, ठीक है। अब है एक ये वाला यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये इसका सही कैलकुलेशन है। यहाँ पे 576/7 है, E1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 576
इवन जो हीलियम की वैल्यू है देखो 576/7 है, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप लोग देख लेना। अब है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और ए आयन, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन क्या होता है, साइन अपोजिट होता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी होती है विद द अपोजिट साइन, है ना। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना। और है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, लेकिन विद द अपोजिट साइन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है काइनेटिक एनर्जी विद द अपोजिट साइन, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, माइनस का पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस JD² होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी अगर हम निकालें तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब इसमें देखें ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब एक में से आधी पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो रही है, तो क्या बच जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की आधी विद द सेम साइन, ठीक है। ये हो गया टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप हो गया। अब जैसे है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम कितनी है, -13 ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बटा 2, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल एनर्जी। तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे ना, तो वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम और ए हीलियम प्लस आयन, ठीक है। पहले तो हाइड्रोजन के लिए निकालनी है और फिर हीलियम के भी लिए निकालनी है। दी हमें किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन की निकालने के लिए तो क्या करेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, टोटल एनर्जी के बराबर होगी विद द अपोजिट साइन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 2 टाइम्स होगी टोटल एनर्जी के, ठीक है। या फिर काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स होगी विद द अपोजिट साइन, ठीक है। तो इस 13 माइनस का 13.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। एक हमें ये तो हो गया हाइड्रोजन का केस हो गया। अब अगर हम हीलियम का केस देखते हैं, तो हीलियम प्लस के लिए क्या होता है, हीलियम प्लस के लिए तो फर्स्ट तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, E1H इंटू Z² हो जाएगी। Z कितना है, 2 है, तो Z का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो E1H क्या आ गई, हीलियम के लिए 54.4 आ गई, ठीक है। ये E1H आ गई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी, तो ये आ गई 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम विद द अपोजिट साइन। यहाँ पे है ना माइनस चल रहा है, ये विद द अपोजिट साइन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी विद द अपोजिट साइन, वो माइनस में थी तो प्लस में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, तो ये हो गई ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, ये हो गई 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम माइनस की, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड ए पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले तो सेकंड एनर्जी लेवल की टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ही निकालनी है, एंड सेम फॉर थर्ड एनर्जी लेवल फॉर हीलियम एटम के लिए निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो है ना हाइड्रोजन का देख लेते हैं, ना। तो कौन से लेवल के लिए, सेकंड एनर्जी लेवल के, तो E2H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1H अपॉन n²। n क्या है, यहाँ पे 2 है, तो अपॉन 4 हो जाएगा। तो E2H इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4, जिसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो आ गई E2 जो एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन का, उसकी टोटल एनर्जी आ गई, देखिए ये, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम है ना, मैग्नीट्यूड होएगा विद द अपोजिट साइन, है ना।
तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो जो है ना उस एनर्जी लेवल का जो टोटल एनर्जी है ना उसका ट्वाइस होगी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.4 ये हो गई 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई सेकंड एनर्जी लेवल की। अब हमें निकालना है हीलियम के लिए, है ना। तो हीलियम के लिए अगर ये निकालना है हीलियम आयन के लिए, सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट की, तो E1 H इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना है 4 है, और E1H कितना है -13.6 इंटू 4 है, ये आ गई E1H आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है E3H, ठीक है। तो क्या निकालना है E1 जेड, मतलब E1 इसका हीलियम का अपॉन जेड स्क्वायर, जेड कितना है, सॉरी एन स्क्वायर, एन कितना है 3 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन 4/9, ये आ गई जो हीलियम का है ना थर्ड एनर्जी लेवल है ना उसकी एनर्जी आ गई। ये देखिए हीलियम का जो थर्ड एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी आ गई, साइन नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। ये इसके थर्ड जो हीलियम आयन है उसके थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या आ गई 13.6 को अगर हम जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 54.4 आता है, ठीक है, बटा 9। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 54.4 में 9 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। ये तो क्या आ गई जो थर्ड एनर्जी लेवल है ना हीलियम का उसकी एनर्जी आ गई। अगर हम है ना काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इतनी ही रहेगी विद द अपोजिट साइन। अब नेगेटिव का अपोजिट साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी थर्ड लेवल की क्या हो गई प्लस का 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना तो जो टोटल एनर्जी है उसका ट्वाइस रहेगी। ये टोटल एनर्जी 6.4 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 12 माइनस का 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गई। तो इस प्रकार से हम है ना एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना हमने देख लिया है ना किस तरह से हम एनर्जीज को कोरिलेट करते हैं। अब जैसे हीलियम आयन है इसके लिए ना पोटेंशियल थर्ड पोटेंशियल एनर्जी थर्ड आई सेपरेशन एनर्जी थर्ड होएगा, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ये थर्ड है ना थर्ड सेपरेशन एनर्जी दे रखी है हीलियम के लिए, ठीक है। तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है E इनफाइनाइट माइनस E4 होता है। तो E4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गई। तो इस प्रकार से है ना ये है ना मतलब एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होएगा वो बोर स्लाटर अप्रोक्सीमेशन होएगा, जिसमें ना स्लेटर्स रूल को पढ़ेंगे। एक क्या होता है कि जो जेड इफेक्टिव को पढ़ेंगे कि कैसे जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करें, क्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, ये हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमने क्या क्या देखा है आज के लेक्चर में, एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। और फिर है ना कैसे एनर्जी जो लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी दूसरे लेवल दूसरे एटम की एनर्जी दी हुई हो वन इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो कैसे एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं, ये सब स्टडी आज हमने करी है, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्लास समझ में आई हो और इसी के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे कि क्या एक्साइटेशन एनर्जी होती है, क्या सेपरेशन एनर्जी होती है और क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द लेक्चर।